Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Modern History lecture. इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इमरजेंस ऑफ गांधी पढ़ा। 2 लेक्चर्स में हमने वो कंप्लीट किया कि गांधी जी कैसे साउथ अफ्रीका में थे पहले, उसके बाद वो 1915 जनवरी को यहाँ आए। यहाँ पे उन्होंने कैसे चंपारण, खेदा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो 3 सत्याग्रह किए। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग मैसेकर देखा हमने, रोल आउट लॉ देखा, सत्याग्रह के रोल आउट लॉ देखा। उसके बाद हमने जो है हंटर कमीशन का पढ़ा उसमें। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ गांधी जो था उसमें हमने पूरा कवर किया वो चैप्टर, और 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इन 2 जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, इनके बारे में हम देखेंगे आज। ये नाम आपने सुना होगा, ये चैप्टर है अलग से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। So during 1919 to 2022, during 1919 to 1922, the British were opposed through 2 mass movements, the Khilafat and non-cooperation movement. Basically, 1909 में ही हमने देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, रोल आउट एक्ट आया था, उसके खिलाफ जो है सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और फिर जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर गांधी जी ने 18 अप्रैल को जो है वो जो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था रोल आउट एक्ट के खिलाफ, वो विड्रॉ किया। और फिर 1919 से लेके 1922 तक 2 मूवमेंट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ चली, 2 मास मूवमेंट्स। उन मास मूवमेंट्स का नाम क्या था? एक तो खिलाफत मूवमेंट थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। ये 2 मास मूवमेंट्स चली किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। शाबाश। बैकग्राउंड आप पहले देखेंगे, ये 2 मूवमेंट्स जो है वो क्या थी और क्यों स्टार्ट की गई थी। Background to the 2 movements was provided by a series of events after the First World War. आपको पता ही है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा पढ़ा भी। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1914 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1918 में ख़त्म हुआ। फिर 1919 में पर्टिकुलरली एक स्ट्रॉन्ग डिसकंटेंट शो किया इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की ओर। ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्शन, हर एक तबका जो इंडियन सोसाइटी का था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था, क्योंकि प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया था। नुकसान इंडियन ट्रेजरी का हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट में। इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री इन द पोस्ट वार ईयर्स हैड बिकम अलार्मिंग। जैसे मैंने आपको बोला, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ बहुत इंक्रीज हो गया था। प्रोडक्शन जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का था वो बहुत कम हो गया था। टैक्सेस और रेंट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया था, रेंट्स को बढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लैक एक्ट, इसको हम बोलते हैं रोल आउट एक्ट को, इसने पुलिस पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसके बाद उसके बाद मार्शल लॉ लगा। कहाँ पे? पंजाब में मार्शल लॉ लगा। और जलियांवाला बाग मैसेकर, उसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया जनरल डायर के ऑर्डर पे। तो इन सब चीज़ों ने एक्सपोज किया ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल। इन सब चीज़ों ने, ये सब चीज़ें जो हुई, उसने दिखाया कि जो फॉरेन रूल है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल है, कि ये हमारे हक में नहीं है, एंड दिस इज द अनसिविलाइज्ड एंड ब्रूटल वन, ये हमें एक्सप्लॉइट करता रहेगा। द हंटर कमिटी ऑन पंजाब एट्रोसिटीज प्रूव्ड टू बी एन आई वॉश। जो हंटर कमीशन तैनात किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर के रिलेटेड, जो पंजाब में हुआ था, जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुई थी पंजाब में, लेकिन उसने कोई ठोस रिजल्ट नहीं दिया। वो हमें लगा कि बस ये ऐसे ही फॉर्मेलिटी इन्होंने की। इट वॉज लाइक मियरली एन आई वॉश। इन फैक्ट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हाउस होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है, एंड्रोस जनरल डायर्स एक्शन एंड ब्रिटिश पब्लिक शोड सॉलिडेरिटी विद जनरल डायर बाय हेल्पिंग। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हम उसको बोलते हैं, उन्होंने एंड्रोस किया जनरल डायर को। पब्लिक ने सपोर्ट दिखाया जनरल डायर के साथ, और उसको हेल्प भी किया। एक मॉर्निंग पोस्ट, एक न्यूज़पेपर है मॉर्निंग पोस्ट था यूके का, उन्होंने 30,000 पाउंड्स कलेक्ट किए उसके लिए। ठीक है, तो जनरल डायर को बहुत सारे साइड से सपोर्ट भी मिला। 1919 में मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1919 में, मोंटेगू चमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेसिस पे। और उन्होंने इल कंसीव्ड डायरकी लाई थी प्रोविंसेस में। मैंने आपको बताया था डायरकी क्या होता है? रूल ऑफ 2। डायरकी होता है रूल ऑफ 2। शाबाश। तो इन्होंने क्या लाया था? इन्होंने डायरकी लाई थी प्रोविंसेस में। तो
इंडियंस को लगा था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, लेकिन इन्होंने दी नहीं, क्योंकि उनको लगा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ये सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। अच्छा, हिंदूज और मुस्लिम्स का क्या सीन था उस टाइम पे? हमने पढ़ा लखनऊ पैक्ट, उसमें हमने देखा 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कोऑपरेशन देखने को मिली, ये दो आपस में मिल गए। रोलॉट एजिटेशन ब्रॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ऑल्सो अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टुगेदर। जब रोलॉट एक्ट आया उसके खिलाफ जब गांधी जी ने एजिटेशन स्टार्ट की तो उसमें हिंदूज, मुस्लिम्स और बाकी सेक्शंस भी जो सोसाइटी के हैं वो भी एक साथ हो गए। Radical nationalist Muslims had now become more influential than the conservative Aligarh school elements who had dominated the league earlier. Basically अभी मुस्लिम लीग में यंग नेशनलिस्ट्स थे, उस मुस्लिम लीग में यंग मुस्लिम्स थे, तो उनको समझ आता था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले उसमें वो कंजर्वेटिव टाइप अलीगढ़ स्कूल टाइप थे, वो नहीं मानते थे हिंदूज़ के साथ बैठना। लेकिन जो अभी यंग वाले मुस्लिम्स इसमें मुस्लिम लीग में को लीड कर रहे थे, उनको समझ आया था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें उठना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं कर रहे हैं। The Khilafat issue in India too, Muslim demanded from the British that Khalifa control over Muslim sacred places should be restrained. Basically देखो क्या हुआ है, जो खिलाफत मूवमेंट थी ना, बेसिकली तुर्की में क्या हुआ था, तुर्की ने हारा था और तुर्की को एक ट्रीटी लग गई थी तुर्की पे। जो तुर्की का खलीफा था ना, वहाँ पे खलीफा होता था, जो तुर्की का खलीफा था तो उसको कुर्सी छोड़नी पड़ी, ठीक है, उसको हटाया गया था। तो इसलिए हर कंट्री में मुस्लिम्स ने एहतिजाज किया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो साथ साथ इंडिया में भी जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या बोला था कि मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड अंडर खलीफाज कंट्रोल, की जितनी भी हमारी मुक़द्दस जगहें हैं रिलीजन के हिसाब से वो खलीफा के कंट्रोल में अंडर रहनी चाहिए। और दूसरी डिमांड इनकी ये भी थी कि खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स। तो उनको बोला गया कि जो जज़ीरतुल अरब है, जो सऊदी के साथ साथ तुर्की, इराक, वो एक सीरिया, उसको हम जज़ीरतुल अरब भी बोलते थे पहले, वो खलीफा के अंडर रहना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ठीक ठाक एरिया खलीफा के अंडर रहना चाहिए। ये डिमांड्स थी इंडियन मुस्लिम्स की। इन अर्ली 1919 खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड। तो 1919 में क्या बनाई गई? खिलाफत कमेटी बनाई गई। Development of the Khilafat non-cooperation program at an all-India Khilafat conference held in Delhi in November 1919. तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई नवंबर 1919 में। तो इसमें एक कॉल दी गई बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स की। किसमें? जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में नवंबर 1919 में, इसमें एक कॉल दी गई बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। Gandhi, who was the president of the All India Khilafat Committee, saw in the issue a platform from which masses and यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी, इसका प्रेसिडेंट कौन था? इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था महात्मा गांधी को, ठीक है। हालांकि था ही मुस्लिम्स का इशू, लेकिन इसका प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था? महात्मा गांधी। उन्होंने देखा, महात्मा गांधी ने ये देखा कि जो लोग हैं इनमें अभी वो एनर्जी है, इनमें अभी वो एंथुजियाज्म है कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। Congress stand on Khilafat question. The Congress felt inclined to support a non-cooperation program on the Khilafat question because कांग्रेस ने भी बोला हाँ महात्मा गांधी को कि ये सही है, हमें खिलाफत को इस क्वेश्चन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि it was felt that this was a golden opportunity to cement Hindu Muslim unity। तो क्योंकि कांग्रेस को भी लगा कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स को बीच में दरार डाली गई थी पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा, अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड टू ब्रिंग मुस्लिम मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जो मुसलमान लोग हैं वो भी हमारे मूवमेंट में जुड़ जाएंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नाउ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कुड कम इनटू द नेशनल मूवमेंट बाय फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, रियलाइजिंग दैट द कॉलोनियल रूल वाज अपोजिट टू देम। और उन्हें बोला कि इससे क्या हो जाएगा, जो भी तबका है हमारी सोसाइटी का, एवरी सेक्ट, वो क्या करेंगे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और उनको ये भी रियलाइज हो जाएगा जो ये कॉलोनियल रूल है ब्रिटिशर्स का, ये हमारे ऑपोजिट है। Congress was losing faith in constitutional struggle, especially after the Punjab incidents and the blatantly
पार्टिजन हंटर कमेटी रिपोर्ट। जब से जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, मार्शल लॉ हुआ था लागू पंजाब में, और हंटर कमीशन जो कि फिर कुछ रिपोर्ट ऐसा दिया नहीं कि जिससे जनरल डायर को पनिशमेंट मिलती, तो फिर कांग्रेस ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कुछ नहीं करने वाले हैं। अब जलियांवाला बाग मैसाकर में छोटे बच्चे, औरतों को मारा गया, अनआर्मड क्राउड पे फायरिंग की गई, लेकिन फिर भी इसको सज़ा नहीं मिली, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। कांग्रेस वॉज अवेयर दैट द मासेस वेर ईगर टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर डिसकंटेंट, और कांग्रेस को ये भी पता था कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो रेडी थे, वो बस लीडर का वेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग सपोर्ट टू कांग्रेस, द मुस्लिम लीग ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव फुल सपोर्ट टू कांग्रेस एंड एजुटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, और मुस्लिम लीग ने बोला हम भी अपना फुल सपोर्ट देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो भी अपने क्वेश्चंस, डिमांड्स, पॉलिटिकल डिमांड्स रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, हम उनको फुल सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट फरवरी 1920, इन अर्ली 1920 a joint Hindu Muslim deputation was sent to the Viceroy to seek redress of grievances on the issue of खिलाफत। तो बेसिकली क्या किया गया, 1920 में, स्टार्ट में ही 1920 में एक हिंदू मुस्लिम दोनों, जिसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे, एक डेपुटेशन भेजी गई थी वाइसराय के पास। क्यों? खिलाफत इशू रिलेटेड डिमांड्स लेके। ठीक है, in February 1920 Gandhi announced that issue of Punjab wrongs and constitutional advance had been overshadowed by the खिलाफत question। तो जो बाकी चीज़ें फिर हुई थी ना, इन्होंने जितने भी रॉन्ग डूइंग्स की थी ब्रिटिशर्स ने, तो खिलाफत क्वेश्चन को उन्होंने भी ओवरशैडो किया था। मतलब खिलाफत क्वेश्चन तो था ही, उस पर तो एजिटेशन होती ही होती, लेकिन बाकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें हुई फिर 1919 के बाद, तो वो ज़्यादा ही हाईलाइट हो गई। May 1920 ट्रीटी ऑफ सर्विस विद टर्की साइंड इन May 1920 completely dismembered टर्की। तो ये ट्रीटी ऑफ सर्विस जो तुर्की के साथ साइन हुई मई 1920 में, उसने कंप्लीट जो ये तुर्की वाला एम्पायर था ना, उसको डिसमेंबर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जून 1920 में क्या हुआ, एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद अप्रूव्ड अ प्रोग्राम ऑफ बाइकॉट। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रीटी भी साइन हुई तुर्की के साथ, दो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं सुना, ना ही इंडियन मुस्लिम्स का, ना ही किसी और मुस्लिम का, या ना ही यहाँ की एजुटेशन का। तो इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्होंने अप्रूव किया कि बाइकॉट का एक प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, The Khilafat Committee started a campaign of non-cooperation and the movement was formally launched। तो खिलाफत कमेटी ने ही स्टार्ट किया एक कैंपेन, नॉन कॉपरेशन कैंपेन, तो उसके बाद फॉर्मली इस जो मूवमेंट है उसको लॉन्च किया गया। September 1920 at special session in Calcutta, the Congress approved a non-cooperation program till the Khilafat and Punjab wrongs were removed and Swaraj was established। तो फिर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में, तो उसने अप्रूव किया इस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। बोला कि जब तक हमें स्वराज, हमें आज़ादी ना मिले, जब तक न ये पंजाब में जो इनने गलतियाँ की, या जो स्वराज, ये खिलाफत वाला गलतियाँ हैं, ये दूर करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, हम नॉन कोऑपरेशन दिखाएंगे। द प्रोग्राम वॉज टू इंक्लूड, अब इस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में क्या क्या रखा इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने नॉन कोऑपरेशन में बोला बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो ये ब्रिटिशर्स के तर्ज पे स्कूल चल रहे, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे, कॉलेजेस चल रहे, इनको बाइकॉट करो। ठीक है, वहाँ नहीं जाओ, उनको छोड़ दो। बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस थ्रू द पंचायत सिस्टम। जो इनके कोर्ट्स है, जो इनके जस्टिस कोर्ट्स है, लॉ कोर्ट्स है, उनको बाइकॉट करो। अगर अब आपको कोई मसले हैं भी, उनको जो सुलझाना है, वो आप पंचायत के थ्रू करो, जो क्योंकि पंचायत में इंडियंस ही होते थे, और आपस में ही वो सुलझाओ, लेकिन लॉ कोर्ट्स को क्या करो, बाइकआउट करो। बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अब कुछ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एसोसिएटेड थे उसके साथ, तो उन्होंने बोला उनको भी बाइकआउट करो, जो वहाँ पे है उनको भी छोड़ दो, आप रिजाइन कर लो। बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड यूज ऑफ खादी इंडस्ट्री, ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग टू बी डन। इन्होंने बोला जो फॉरेन क्लोथ आता है, मशीन मेड क्लोथ, उसको भी बाइकआउट करो। आप खादी पहनो, अपने हिंदुस्तान की जो है खादी है, हम जो खुद बनाते हैं, हैंड वोवन जो स्पिनिंग हम करते हैं, उसके बने हुए कपड़े पहनो। आप जो बाइकआउट दिखाना है, ये फॉरेन क्लोथ्स के साथ भी दिखाओ।
रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, अगर आपको कोई गवर्नमेंट ने कोई जो है एजाज़ दिया है, कोई ऑनर दिया है, कोई टाइटल दिया है, उसको वापस कर दो। द सेकंड फेज कुड इंक्लूड मॉस सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उन्होंने बोला, और अगर इन्होंने ये जो फर्स्ट फेज़ है, ये जो बाइकआउट वाला फेज़ है, इसके बाद जब हम सेकंड फेज़ इसका चलाएंगे, उसमें हम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे, और उस टाइम गवर्नमेंट सर्विस से भी आपको रिज़ाइन करना है और टैक्सेस भी नहीं देने हैं, किसमें, सेकंड फेज़ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी स्पेशल सेशन जो हुआ कलकत्ता में, उसमें एंडोर्स किया, उसको अप्रूव किया कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना था, बाइकआउट लॉ कोर्ट्स का, स्कूल्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, फॉरेन क्लोथ का। ठीक है, शाबाश। दिसंबर 1920 एट नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर वो तो स्पेशल सेशन बुलाया गया था ना बीच में ही सितंबर में। अब अपना जो सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, ये नागपुर में हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वाज एंडोर्स्ड। अब फाइनली इसको जो अपना असली वाला सेशन था, ये तो वो तो स्पेशल सेशन में अप्रूव किया गया था, लेकिन फाइनली इसको एंडोर्स किया गया था अपने नागपुर सेशन में, जो असली सेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट चेंज वाज मेड इन द कांग्रेस क्रीड, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाई गई इस मोमेंट पे। क्या चेंज लाई गई? Now, instead of having the attainment of self-government through constitutional means as this goal, the Congress decided to have the attainment of Swaraj through peaceful and legitimate means, thus committing itself an extra constitutional mass struggle. तो पहली बार कांग्रेस ने क्या बोला कि बोला हम अभी तक बोल रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम ब्रिटिश इस एम्पायर के अंदर खुद हुकूमत चलाएंगे, अब हमें वो नहीं चाहिए। अब उन्होंने वो सेल्फ गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ा, उन्होंने बोला अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्वराज चाहिए, हमें अब आज़ादी चाहिए। अब ये हम करेंगे, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के थ्रू हम करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस वायर मेड, और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर्स की, जिसको बोला गया कि आप लीड करो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर्स की टू लीड द कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और वार्ड कमेटीज़ भी बनाई गई। और कांग्रेस में एंट्री फ़ी जो है वो बहुत कम किया गया, 4 आनाज रखा गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी इन्हें लिमिटेड उसका बेस रखा था, उसको इन्हें एक्सपेंड किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एंट्री फ़ी कम किया, 4 आना रखा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए। उन्हें प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ बनाई, उन्हें जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जिसमें 15 मेंबर्स उन्हें रखे लीड करने के लिए। Gandhi declared that if the non-cooperation program was implemented completely, Swaraj would be assured in within a year. उन्हें बोला अगर आप इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, हमें नॉन वायलेंट तरीके से करनी है लेकिन नॉन कॉपरेशन दिखानी है, इस प्रोग्राम को अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करोगे, 1 साल के अंदर अंदर आज़ादी मिलेगी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, याद रख लेना। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या बनाया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, एंड प्लेड अ माइनर रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स हैंसफॉर्ड। और यहाँ से आगे इसने ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा रोल नहीं प्ले किया। किसने? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। इसने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाई, फिर उसी के साथ काम करना स्टार्ट किया। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ तक फैली थी। गांधी एक्कम्पनीड बाय द अली ब्रदर्स अंडरटूक अ नेशन वाइड टूर। ये अली ब्रदर्स कौन थे? ये अली ब्रदर्स वही थे बेसिकली जिन्होंने गांधी को बोला था कि ऐसे खिलाफत वाला इशू है मुस्लिम्स का, खलीफा जो है तुर्की का, तो इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो अली ब्रदर्स को गांधी ने जिन्हें साथ दिया, और उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई तो गांधी जी ने एक कंट्री वाइड टूर करना चाहा, तो अली ब्रदर्स उनके साथ थे। ठीक है, Educational institutions were organized under the leadership of आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो नॉन कॉपरेशन है इसमें बताया गया था कि आप जो है बाइकआउट करो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर वो बाइकआउट करने हैं इन्होंने, फिर किन की लीडरशिप के अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने हिंदुस्तान तर्ज पे नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए। आचार्य नरेंद्र देव के अंडर, CR दास, लाला लाजपत राय और जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के अंडर इन्होंने नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए। सुभाष चंद्र बोस क्या बना? ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता।
ठीक है। एट इंक्लूडेड जामिया मिलिया एट अलीगढ़, ये जामिया मिलिया पहले अलीगढ़ में बनाई गई थी, ये भी उसी टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे बनाई गई थी। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड बिहार विद्यापीठ भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही बनाई गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। And no tax movement against union board taxes in मिदनापुर and in गुंटूर was going on। और कुछ जगह है जैसे आंध्र प्रदेश में और बंगाल में, मिदनापुर में, गुंटूर में, वहाँ पे क्या किया गया, टैक्सेस को बैकआउट किया गया, नो टैक्स मूवमेंट चलाई गई। इन असम स्ट्राइक्स इन टी प्लांटेशन, स्टीमर सर्विसेज एंड असम बंगाल रेलवेज हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि असम में जो है चाय बागें बहुत ज़्यादा थी, वो प्लांटेशंस थी जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, उनमें टी प्लांटेशंस में क्या की गया, रेलवे लाइन्स थी वहाँ पे स्ट्राइक्स की गई। जे.एम. सेनगुप्ता वाज प्रोमिनेंट लीडर इन दिस स्ट्राइक। जे.एम. सेनगुप्ता जो है इन जो है प्लांटेशन और रेलवे स्ट्राइक्स का जो है मेन प्रोमिनेंट लीडर था। November 1921, the visit of the Prince of Wales to India invited strikes and demonstrations। याद रख लेना, नवंबर 1921 में क्या हुआ, जो प्रिंस ऑफ वेल्स था उसको यहाँ विजिट करा था इंडिया, लेकिन उसको स्वागत किया गया स्ट्राइक्स से और हड़तालें की गई और डेमोन्स्ट्रेशंस थे। द स्पिरिट ऑफ डिफेंस एंड अनरेस्ट गेव राइज टू मेनी लोकल स्ट्रगल्स सच एज अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मोपिला रिवोल्ट एंड सिख एजिटेशन फॉर द रिमूवल ऑफ महाजनस इन पंजाब। अब जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऑल इंडिया मूवमेंट चली थी, इसके साथ साथ लोकल मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई, जैसे मोपिला मूवमेंट या सिख एजिटेशन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कुछ करप्ट सिख्स थे जिन्होंने गुरुद्वारास पे कंट्रोल लिया था उनके खिलाफ, या एका मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अवध किसान मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये मूवमेंट्स भी हमें अलग से पढ़नी है, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए। अब लोगों का क्या रेस्पॉन्स था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ओर। मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लासेस लेड द मूवमेंट एट द बिगिनिंग बट लेटर दे शोड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट गांधीज प्रोग्राम। पहले तो मिडिल क्लास लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया था, लेकिन बाद में वो उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। बिजनेस क्लास ने क्या किया, इकोनॉमिक बैकआउट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बिजनेस ग्रुप बिकॉज दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ स्वदेशी। बिजनेस क्लास ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया नॉन कॉपरेशन को, क्यों, क्योंकि नॉन कॉपरेशन ने बोला फॉरेन क्लोथ को बैकआउट करो, तो जो यहाँ का बिजनेस क्लास था उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने स्वदेशी कपड़े पहनने स्टार्ट किए। पीजेंट्स पार्टिसिपेशन वाज मैसिव, पीजेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको टैक्स इंक्रीज किया गया था, तो इसलिए उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स बिकेम एक्टिव वॉलंटियर्स ऑफ द मूवमेंट, स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिवली जो है टेक पार्ट किया इसमें। वुमेन उस टाइम तक पर्दे में होते थे, लेकिन जब से गांधी जी फिर सीन में यहाँ आए, फील्ड में आए, यहाँ गांधी जी वापस इंडिया में आए, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की, तो गांधी जी के आने के बाद उनने कॉल दी, तो उनकी कॉल पे जो वुमेन पर्दे में होती थी वो भी बाहर आ गई, घरों से बाहर आ गई। उन्होंने इवन अपने उसी दौरान क्या हुआ था, तिलक जो है तिलक की डेथ हो गई थी, और तिलक के नाम पे तिलक फंड बनाया गया था, बोला गया था कि तिलक फंड एक हमें कलेक्ट करने हैं पैसे, तो बहुत सारे औरतों ने अपने जेवरात दिए थे उस तिलक फंड में। Hindu-Muslim unity, the massive participation of Muslims and the maintenance of communal unity despite the events like Mopila uprisings were great achievements। इसका सबसे बड़ा great achievement क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे great achievement था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि इससे पहले भी ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड पॉलिसी यूज़ की थी और मुस्लिम्स को थोड़ा अलग किया था, हिंदूज़ को अलग किया था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे इसी मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? Talks between Gandhi and reading the Viceroy broke down in May 1921. Gandhi realized that the government was trying to drive a wedge between him and the Khilafat leaders and refused to follow the trap. उस टाइम वाइसराय कौन था 1921 में? लॉर्ड रीडिंग था। कौन था ये आपको याद रखना है, लॉर्ड रीडिंग। गांधी जी और रीडिंग के बीच जो बातचीत चली थी वो फिर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी को लगा था कि जो लॉर्ड रीडिंग है, वाइसराय है, वो उनको उकसा रहा था अली ब्रदर्स के खिलाफ, मुस्लिम ब्रदर्स के। तो गांधी जी को लगा कि ये हमें फिर से डिवाइड करने आ गए हैं, तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। अब लास्ट फेज क्या थी इस मूवमेंट की? गांधी वाज नाउ अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द कांग्रेस रैंक एंड फाइल टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने बोला था सेकंड फेज में हम सिविल डिसोबीडियंस और नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको बोल रहे थे गांधी को कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करो। द अहमदाबाद सेशन इन 1921 अपॉइंटेड गांधी एज अ सोल अथॉरिटी ऑन द इशू
ऑन दिस इशू। तो जो इसके बाद 1921 में कहाँ पे सेशन हुआ नेशनल कांग्रेस का? अहमदाबाद में, ठीक है। तो इन्होंने गांधी जी को अपॉइंट किया कि आप ही एक अथॉरिटी हो, आपको जो सही लगे आप जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन 1 फरवरी 1922 में क्या हुआ? गांधी ने थ्रेटन किया गवर्नमेंट को, बोला कि मैं लॉन्च करूंगा सिविल डिसोबीडियंस बरदौली गुजरात से। अगर आपने क्या नहीं किया, अगर आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा और प्रेस पे जो आपने कंट्रोल, जो आपकी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, अगर आपने वो नहीं हटाई, ये 2 डिमांड्स दी गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला 1 फरवरी 1922 में बोला कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा बरदौली गुजरात से ही, अगर आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो आपने बंद किए उनको नहीं छोड़ा और अगर आपने प्रेस से कंट्रोल नहीं रिमूव किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ? यूनाइटेड प्रोविंस मतलब जो आज का यूपी है, वहाँ पे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे क्या हुआ? हैज़ फाउंड अ प्लेस इन हिस्ट्री बुक्स ड्यू टू एन इंसिडेंट। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे? चौरी चौरा में, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? विच वॉज टू प्रॉम्प्ट गांधी टू विड्रॉ द मूवमेंट। वहाँ पे बेसिकली लोग कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिसमैन ने उन्होंने को क्या किया? उनके लाठी चार्ज किया। तो उन लोगों ने क्या किया? पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। जो पुलिसमैन भागे थे वहाँ से, उनको भी वापस आग में धकेल दिया। तो 22 पुलिसमैन जो है उनको जिंदा जलाया गया। तो ये एक रीज़न बना, फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया। किस मूवमेंट को? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जब स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ख़त्म हो गई थी तो फिर रेवोल्यूशनरीज स्टार्ट हो गए थे कि उन्होंने बोला कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं ही निकला, हमने पार्ट किया था प्ले किस में? स्वदेशी मूवमेंट में, अब उन्होंने इसको विड्रॉ किया। सेम दूसरा फेज़ मैंने आपको बोला था रेवोल्यूशनरीज का स्टार्ट होता है कब? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया, बोला कि आप लोगों ने वायलेंस क्यों क्रिएट की, ये तो हम नॉन वायलेंट तरीके पे कर रहे थे। तो इन्होंने विड्रॉ की मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ की, बहुत सारे नेशनलिस्ट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो फिर वो यहाँ से फिर सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज स्टार्ट होता है। Congress Working Committee met at Bardoli in February 1922 and resolved to stop all activity that led to breaking of the law and to get down to the constructive work. तो कांग्रेस फिर मिली, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बरदौली में फरवरी 1922 में ही उन्होंने बोला कि जो है ये लॉ ब्रेक हुआ, वायलेंस क्रिएट हुई, अब हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे अपने अपने लोअर लेवल पे। अब ये मूवमेंट को क्या किया गया? विड्रॉ किया गया। मार्च 1922 में क्या हुआ? गांधी को अरेस्ट किया गया और उनको 6 साल की जेल मिली। गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उनको 6 साल की जेल मिली। He made the occasion memorable by a magnificent court speech। लेकिन उस जगह पे उन्होंने memorable ऐसे बनाया, उन्होंने कुछ बोला, I am here therefore to invite and submit cheerfully to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law is deliberate crime and what appears to be the highest duty of a citizen। तो इसने ये हमेशा बोलता था कि आगे वाला कुछ भी करे, आपको नॉन वायलेंट तरीके से रिएक्शन दिखानी है, ठीक है। तो इसीलिए उनको भी बहुत बुरा लगा, बोला कि ये एक ब्लंडर हुआ जो वायलेंस क्रिएट हुई। इवन एक जगह पे वो लिखते हैं कि इट वाज एन हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। वाई गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट एंड मूवमेंट वाज आल्सो शोइंग साइंस ऑफ फिटीग। और आपको पता है जो मास मूवमेंट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। In November 1922, the people of Turkey rose under the Mustafa Kemal Pasha and deprived Sultan of political power. In 1924, the Khilafat was abolished. Basically, फिर क्या हुआ था? जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी, ये खिलाफत इशू पे स्टार्ट की गई, जैसे कि हमने आगे देखा पहले। तो 1922 में क्या हुआ? खलीफा को उन्होंने, तुर्की वालों ने खुद ही अबॉलिश किया, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को उन्होंने जिताया वहाँ पे 1922 में, और वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। और 1924 में तुर्की वालों ने खुद खलीफा को ख़त्म किया, अबॉलिश किया। तो हम जिसके लिए लड़ रहे थे उन्होंने खुद ही खलीफा को ख़त्म किया, तो वो इरेलेवेंट हो गया मसला। Evaluation of Khilafat non-cooperation movement brought the urban Muslims into the national movement and at the same time it communalized the national politics to an extent। तो इसने क्या किया? इस जो खिलाफत मूवमेंट है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, मुस्लिम खास तौर पे कि अर्बन एरियाज़ के मुस्लिम्स नहीं टेक पार्ट करते थे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में, तो इन्होंने टेक पार्ट किया। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
मुल्क के कोने कोने में ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स पहुंच गए। एवरी स्ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको पता चला कि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं हमारे साथ, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कैसे ड्रेन हो रहा है वेल्थ का, ये कैसे हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो एक मास मूवमेंट जब चलती है तो इवन इलिटरेट से भी इलिटरेट जो लोग होते हैं ना, उनको भी समझ आता है अपनी भाषा में, वर्निकुलर लैंग्वेज में कि क्या मसला हो रहा है। तो इससे ज़्यादा अवेयर हो गए लोग। तो दिस वाज ऑल अबाउट द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको ये पूरा जो ये इंसिडेंट है ये समझ आया होगा। ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हुआ आज के लेक्चर के साथ। आई होप मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पोर्शन आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट किए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।